ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। तहरीक के औराक में कई ऐसे फैसले दर्ज हैं जो बज़ाहिर बड़े दानिशमंदाना और अक्लमंदाना दिखाई देते थे, मगर वक्त ने साबित किया कि उनके नताइज तबाहकुन साबित हुए। यही तारीख हमें ये सबक भी देती है कि हर फैसला सिर्फ नीयत से कामयाब नहीं होता, बल्कि उसके मुमकिना नताइज पर गौर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही एक फैसला दिल्ली में अंग्रेज़ दौर में किया गया। उस जमाने में जहरीले कोबरा सांपों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। लोग खौफो हरास में जिंदगी बसर कर रहे थे, रोजाना अमवात हो रही थी और अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। इस मसले के हल के लिए अंग्रेज हुकूमत ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि जो भी मुर्दा कोबरा सांप लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शुरू में तो ये पॉलिसी बहुत ही कामयाब दिखाई दी। लोग बड़ी तादाद में मुर्दा सांप लाते, हुकूमत उन्हें इनाम देती और यूं लगता था कि जैसे ये मसला हल होने के करीब है। लेकिन फिर यहाँ पर तारीख ने एक ड्रामाई मोड़ लिया। लोगों ने इस पॉलिसी को मौके में बदल दिया। चालाक ज़हनों ने जिंदा सांप पालने शुरू कर दिए ताकि बाद में मार कर हुकूमत से इनाम लिया जा सके। जब हुकूमत को ये चाल पता चली तो उन्होंने इनामी स्कीम बंद कर दी, मगर इस फैसले का नतीजा ये निकला कि जो हजारों सांप पाले गए थे वो शहर भर में छोड़ दिए गए। यूं दिल्ली में कोबरा की तादाद पहले से कई गुना बढ़ गई। एक ऐसी पॉलिसी जो हल करने के लिए बनाई गई थी उसने मसले को कई गुना बढ़ा दिया। इस पूरे वाक़ये को बाद में कोबरा इफेक्ट्स का नाम दिया गया, यानी जो मसला हल करने की बजाय और ज्यादा उलझा दे। अब जरा पाकिस्तान पर नजर डालें। कुछ रोज कबल जामिया पंजाब में पाकिस्तान विजन 2030 के अनुमान से एक सेमिनार हुआ। इसमें दुनिया ग्रुप और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने खिताब किया। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान 1947 से 2025 व्हाई कंटिन्यूज फेल टू इट्स पीपल के हवाले से बात की और ये मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है जो अपने अवाम को मुसलसल मायूस कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अपने खिताब में उनका ज्यादातर झुकाव इसी जानिब रहा। रियासती अशराफिया की गलतियों और पॉलिसियों पर खुलकर बात नहीं की। यहाँ जामिया पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने इंतहाई अहम सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान ने अपनी आवाम को मायूस और नाकाम किया है या पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में डालने में नाकाम रही है? पाकिस्तान का लिखा हुआ नाम एक आइडियोलॉजी है। दूसरी ये है कि व्हाई इट्स पीपल कंटिन्यू टू फेल दिस ड्रीम, फेल इट्स लैंड। तो आपके ख्याल में इन दोनों आइडियोलॉजीज में से कौन सी बेहतर है? एक बात। दूसरा, जिस तरह आपने अपनी स्पीच में इंडोनेशिया की बात की, उसके 17,000 जो आइलैंड्स हैं और वो भी एक बहुत ही मल्टी कल्चरल और एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन क्या इसका भी आपने कुछ सोचा है कि जिस तरह इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर लहरा हुआ, यहाँ पर भी अगर कोई छोटे सूबे बन जाते हैं और उसकी असम्बली पास कर देते पाकिस्तान से डिसइंटीग्रेट करना चाहती है, तो इसके बारे में आपके ज़हन में क्या है? ये सवाल सुनकर मियां आमिर ने जवाब देने की बजाय बात गोल कर दी, बल्कि उनके तासुरात से ऐसा लगा जैसे वो खुद अपनी किताब के उन्वान पर मुतमिन नहीं, जिस पर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने सवाल उठाया। वो यकीन करें कि ये 4 सूबों में डिसइंटीग्रेशन का ज़्यादा खदशा है। आज बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है। अगर बलूचिस्तान में आपके 5 सूबे होंगे तो फिर ये तहरीक बलूचिस्तान में नहीं चल सकेगी। दोस्तों, असल और धमाकेदार सवाल तो ये था कि अगर पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाते हैं और किसी असम्बली ने ये करारदाद मुतफिका तौर पर पास कर दी कि वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहते, तो फिर उस सूरत हाल का क्या होगा? ये सवाल महज एक मफरूज़ा नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कई ऐसी मिसालें मिलती हैं। ईस्ट तिमोर ने इंडोनेशिया से अलहदगी इख्तियार की। जनूबी सूडान ने रेफरेंडम के ज़रिए खुद को सूडान से अलग कर लिया। सोवियत यूनियन चंद बरसों में 15 हिस्सों में तकसीम हो गई।
चेकोस्लोवाकिया खामोशी से 2 हिस्सों में बट गया और आज चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग ममालिक हैं। ये मिसालें हमें खबरदार करती हैं कि तकसीम का अमल किसी भी रियासत को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। पाकिस्तान भी अगर सियासी बसीरत और दानिशमंदी से ये फैसला ना करे तो खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। अब आए भारत की मिसाल देते हैं और ये क्लिप सुनिए। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा पंजाबियों को कभी सरदार कहकर खुश किया जाता है और कभी गद्दार कहकर जलील किया जाता है। प्रधानमंत्री साहब किसी जहाज च आउंदे ने पुछदे थल्ले किहड़ा मुल्क है भी कहंदे फलाना है कोई नहीं घंटा लेट पहुंच जाएंगे ला लो थले उत्थे उतर जाते हैं जी। पाकिस्तान उतर गए जी बिरयानी खा के फिर आ गए। असी पाकिस्तान नहीं जा सकते वो उतर सकते हैं। दिलजीत दी फिल्म च पाकिस्तानी कलाकार पहलगाम दी बहुत दुखदायक घटना तो पहला दी शूटिंग है वो क्योंकि साडा कल्चर साझा है। वो पंजाबी बोलते ने असी पंजाबी बोलते हैं ना जी कहंदे फिल्म नहीं रिलीज होने देनी ये तो गदार है। कमाल है यार कदे सरदार है कदे गदार है। तुसी सर्टिफिकेट दोगे सानू देशभक्ति दे कृपा करके साडे नाल ये खेडा ना करो असी अक्के पे हैं। यही एहसासे महरूमी था जिसने भारत में खालिस्तान तहरीक को जन्म दिया। 1980 और 90 की दहाई में यह तहरीक इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि भारत की रियासत हिल कर रह गई थी। आज भी ये तहरीक ख़त्म नहीं हुई। कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में सिख कम्युनिटी रेफरेंडम करवा रही है और हज़ारों की तादाद में आज़ाद खालिस्तान के हक़ में वोट डाले जा रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस सेमिनार में मियां आमिर महमूद ने यह दावा किया कि भारत में खालिस्तान की कोई तहरीक नहीं चल रही। इंडिया में अगर आप देखें इंडियन पंजाब में एक अलहदगी की तहरीक चल रही थी। खालिस्तान की एक बड़ी पॉपुलर तहरीक चल रही थी। उन्होंने उस सूबे को 3 में तकसीम कर दिया। अब लोकली वहाँ पे कोई खालिस्तान की तहरीक नहीं। वो कनाडा और इंग्लैंड में चल रही है, इंडिया में नहीं चल रही। तो ये अगर आपका सूबा इतना बड़ा हो कि जो इटसेल्फ मुल्कों से भी बड़ा हो वहाँ तो ये सोच आ सकती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे कभी डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। हमेशा उन मुल्कों में ये मीनस आता है जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही होती। आज पाकिस्तान ग्रो करना शुरू कर दे, 9% 10% उसकी जीडीपी ग्रोथ हो जाए, आप देखेंगे ये सब कुछ अपने आप सबसाइड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये अगर आप कर लेते हैं, सूबे बना लेते हैं, आपके पास लीडरशिप अवेलेबल हो जाती है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, होपफुली। सवाल ये है कि क्या वो दुनिया की खबरों से बेखबर हैं या फिर उनका तज्जिया जानबूझकर अधूरा है या खुदा न खास्ता वो अनजाने में ऐसे बयानिए को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल खड़े कर सकता है। मियां आमिर महमूद का कहना था कि पंजाब के 3 हिस्से करने से भारत में खालिस्तान की तहरीक ख़त्म हुई, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। सब जानते हैं कि खालिस्तान की तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं को चुन चुन कर मार कर तहरीक दबाने की कोशिश की गई, जिसकी हालिया मिसाल कनाडा में खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा का कत्ल है, जिसका इल्ज़ाम बराह रास्त भारत पर है। यानी खालिस्तान की तहरीक ज़ोरों पर है। अब सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अगर भारत जैसी बड़ी रियासत अपनी वहदत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो सकती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान पहले ही अंदरूनी हलफशार, सूबाई इख्तलाफात और बैरूनी दबाव का शिकार है। ऐसे में अगर हमने नए सूबे बनाए तो क्या ये मसाइल हल होंगे या मज़ीद इंतशार को जन्म देंगे? क्या हम अपनी सरजमीन पर एक और कोबरा इफेक्ट पैदा करने जा रहे हैं? मेरी राय में पाकिस्तान के मसाइल को सिर्फ रियासत की नाकामी कहना या सिर्फ आवाम की गफलत कहना, ये दोनों बातें अधूरा तजिया हैं। असल हकीकत ये है कि रियासती अशराफिया और अवामी रवैये दोनों ने मिलकर मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया है, मगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस सिस्टम के अंदर रहकर ताकत और दौलत के मालिक बने। ज़रा
सोचिए, क्या ये सब किसी अलादीन के चिराग के नतीजे में हुआ या फिर उन्होंने भी सिस्टम के अंदर रहकर अपने हिस्से का फ़ायदा उठाया? पाकिस्तान ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? आखिर में मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की नाकामी रियासत की है या आवाम की या अशराफिया की, जो किसी न किसी तरीके इक़्तिदार में रहे? अगर कल कोई सूबा करारदाद लाकर ऐलान कर दे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, तो हम क्या करेंगे? ज़रा सोचिएगा, कहीं हम सब मिलकर सरज़मीन पर एक और कोबरा इफ़ेक्ट तो नहीं लिख रहे? ज़रा सोचिए।